हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल से स्टार्ट करी थी अपनी MPPSC प्री की जो ओल्ड पेपर की जो सीरीज है, रिवीजन सीरीज। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो पेपर है उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। MPPSC 2020 का जो प्री का एग्जाम था, ठीक है, उसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। जो क्वेश्चन रह गए थे वो क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कर लेंगे, जितने हो जाएंगे। 2-3 वीडियो में हमारा जो है एक पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाते हैं कि आपको क्वेश्चन याद भी होने चाहिए। आप जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं तो बस उतने ही क्वेश्चन पढ़ें कि आपको याद हो। ठीक है, तो डेली कुछ कुछ क्वेश्चन की हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे और आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चन तक रिवीजन कर लिया था। ठीक है, MPPSC प्री के जो 30 क्वेश्चन थे उसका रिवीजन कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 31 क्वेश्चन। ठीक है, पेपर जो था 2022 प्री MPPSC प्री का जो पेपर हुआ था पिछली साल, तो उसका जो 31 नंबर का क्वेश्चन था वो ये था कि निम्न में से कौन सा जिला कपास और केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुछ ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था मंदसौर, सेकंड ऑप्शन था शहडोल, तीसरा ऑप्शन था सतना और फोर्थ ऑप्शन था बुरहानपुर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जो बुरहानपुर है, मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है वो केला और कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन है मंदसौर, शहडोल, सतना, तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है। हमारा राइट जो ऑप्शन है वो क्या है, आंसर क्या है कि कौन सा जिला कपास और केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो है बुरहानपुर। ठीक है, हमारा जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है, तो दक्षिणी मध्य प्रदेश का ही जिला है बुरहानपुर। ठीक है, आप मैप देखना तो मैप में नीचे की साइड है दक्षिणी मध्य प्रदेश। ठीक है, बुरहानपुर। उसके बाद है किस जनजाति को आदर के साथ खोटिया पटेल कहते हैं। ठीक है, किस जनजाति को आदर के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, खोटिया पटेल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की एक जनजाति है जिसको हम जानते हैं सहरिया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो सहरिया जनजाति है ना, उसको हम आदर के साथ क्या बोलते हैं, खोटिया पटेल बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया था कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति को आदर के साथ खोटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था सहरिया, सेकंड था बैगा, थर्ड था भूमिया और डी था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कुछ समझने ऐसा है नहीं, हमको बस याद होना चाहिए कि खोटिया पटेल के रूप में हम किस जनजाति को जानते हैं, सहरिया। ठीक है, इसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत में कोयले के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है, यानी कि कोयले के जो उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। ऑप्शन थे दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो राइट आंसर MPPSC हमारा था फोर्थ, यानी चतुर्थ स्थान। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्तमान की स्थिति में मध्य प्रदेश का कोयला के सकल उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत में। ठीक है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, काफी चर्चित रही योजना है वर्तमान में भी, लाडली बहना योजना। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो सरकार है उसके द्वारा लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितनी राशि का भुगतान किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो वो है राइट आंसर 1000 रुपए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितनी राशि महिलाओं को दी जाती है। तो ऑप्शन में था 1000 प्रतिमाह, 2000 प्रतिमाह, 500 प्रतिमाह या 2500 प्रतिमाह। तो इसका राइट आंसर है 1000 रुपए प्रतिमाह। फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रारंभ में दी जाती थी 1000 प्रतिमाह, वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ठीक है, MP गवर्नमेंट द्वारा। हमारा थर्ड, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, वो ये है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी 2011 के बाद नई जनगणना नहीं हुई है, इसलिए अभी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के ही अनुसार प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो दिए गए ऑप्शन में 4 जिले दिए गए थे, उनमें से किसका है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी है वो किसकी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, डिंडौरी का है। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है और डिंडौरी का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में थे डिंडौरी, अलीराजपुर, निमाड़ी और मंडला। तो सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, वो किसका है, डिंडौरी का। ठीक है, मंडला के साइड में लगा हुआ जिला है डिंडौरी। ठीक है, याद रखना मंडला के साइड में है। उसके बाद है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, उससे पहले एक और क्वेश्चन रह गया 36।
36 नंबर का प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। आपने राष्ट्रपति शासन के बारे में पॉलिटी में पढ़ा होगा, 3 प्रकार के राष्ट्रपति शासन होते हैं, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 3 बार। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किस किस सन में, मतलब कब राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था, ठीक है। 3 बार किया गया है। उसके बाद हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन था सरला गेरवाल, नंदिनी सतपंडी, आनंदीबेन और द्रौपदी मुर्मू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू कौन है, वो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति जी है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू कौन है? हमारी राष्ट्रपति, ये तो होगा नहीं। आनंदीबेन पटेल भी नहीं, ठीक है। और हमारा जो राइट आंसर है वो कौन है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। कौन थी? सरला ग्रेवाल राइट आंसर है, याद कर लेना, ठीक। कई बार पूछा गया है एक प्रश्न कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या जो है उस ग्राम की, ठीक है, ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 1000। कितनी होनी चाहिए? 1000। ऑप्शन में थे 500, 1000, 2000 और 5000। तो राइट ऑप्शन क्या है? 1000, ठीक है। इसके बाद है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मैंने बोला ना कि इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम राज्यपाल कौन है, प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। आपको कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट जो बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। प्रथम ही थी, अभी तक जो एक ही रही है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये भी पूछ लिया जा सकता है कभी भी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ऑप्शन दिए थे रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाश नाथ काटजू, भगवंत राम मंडलोई। तो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था प्रश्न 40 है कि मध्य प्रदेश के अगर मध्य प्रदेश में, ठीक है, मुख्यमंत्री एब्सेंट हो गया, मुख्यमंत्री की जो अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। यदि मुख्यमंत्री किसी कारणवश एब्सेंट है तो उनकी बैठक की, जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था कि गृह विभाग का कोई मंत्री हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई मंत्री हो, कि मुख्यमंत्री बता के जाए कि हाँ हमारी जगह अब ये करेंगे, ठीक है, ऐसा निर्दिष्ट कोई मंत्री हो। थर्ड था कि मंत्री हो किसी वित्त विभाग का, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका मंत्री हो। फिर संसदीय कार्य विभाग का कोई मंत्री, यानी मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि जो मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई मंत्री, जब मुख्यमंत्री अनुपस्थित होता है तो उनकी अनुपस्थिति में, ठीक है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई मंत्री, ठीक है, राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41, वो ये है कि निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, आप लोग सुन लीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। फर्स्ट इसमें ऑप्शन था कि शीत ऋतु में, जब शीत ऋतु होती है तो उत्तरी भाग यानी कि ऊपर की साइड, ठीक है, उत्तरी भाग में तापमान जो होता है वो दक्षिणी भाग की तुलना में कैसा होता है? कम होता है, ठीक है। तो ये सही नहीं है कि सही है? तो देखो शीत ऋतु में क्या होता है, ऊपर जो टेम्परेचर होता है नॉर्थ साइड वो कम होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? राइट है। हमको क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन था कि राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, राइट ऑप्शन है। क्योंकि क्या है, दक्षिण और पूर्वी, अगर हम देखें तो ये क्या होता है, नॉर्थ होता है ये, ठीक है, वेस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। आप अगर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन क्या होती है, 4 होती है। ये होता है ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। पहला ऑप्शन था कि जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, ठीक है, ठंड के टाइम पे यहाँ पे काफी ठंड पड़ती है, तो हाँ सही है हमारा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन था कि राज्य का तो दक्षिणी पूर्व मतलब ये वाला साइड, ठीक है, यहाँ पर काफी बारिश होती है, बालाघाट जो है वहाँ पे, इसीलिए धान की खेती की जाती है, ठीक है, इस एरिया में बहुत बारिश होती है, तो ये ऑप्शन भी राइट है। थर्ड ऑप्शन था कि ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ठीक है, यहाँ पर है हमारा मुरैना और दतिया, ठीक है, नॉर्थ में
तो यहाँ पर तापमान जो है गर्मी में क्या बहुत कम रहता है, तो ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मियों में बहुत गर्मी और ठंड में बहुत ठंडी पड़ती है, ठीक है, ग्वालियर वगैरह में। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, रॉन्ग है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि हमको क्या रॉन्ग जो आंसर था, गलत जो कथन था, उसी को हमको बताना था, ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, तो हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क ही होती है, ठीक है। इसके बाद 42 अगला जो है वो 42 नंबर का प्रश्न है कि मैंगनीज के बड़े भंडार कहाँ पर है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, ये 41 का मैंने आपको ओरल बता दिया। उसके बाद है मैंगनीज के बड़े भंडार कहाँ है, ठीक है। तो ओवरऑल इंडिया का नहीं पूछा है, मध्य प्रदेश के 4 जिले दिए हैं। पहला है बालाघाट, नीमच, सागर और दमोह। तो आपको याद होना चाहिए कि बालाघाट जो है वहां पर मैंगनीज के काफी बड़े बड़े भंडार है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, बालाघाट। मैंगनीज के जो भंडारों के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है, बालाघाट, ठीक है। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो हमारे जो मध्य प्रदेश है ऑप्शन थे तालाब और झील, नहर, नदियां, नहरें, तालाब, और जो 4th ऑप्शन था वो था कुएं और ट्यूबवेल। तो आप लोग याद रख लीजिए कि हमारे मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो सिंचाई होती है वो किस पर, सिंचाई जो है इरिगेशन, वो किस पर निर्भर है, कुएं एवं ट्यूबवेल पर। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, कुएं और ट्यूबवेल, ठीक है। ये 42 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आप सुन लीजिए, ओरली सुन लीजिए कि मध्य प्रदेश में मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मिट्टी के बारे में पूछा गया है। पहला है कि बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो बघेलखंड अगर हम देखें तो बघेलखंड क्या है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। सेकेंड ऑप्शन था कि लाल और पीली मिट्टी में उर्वरा बहुत अधिक होती है। थर्ड ऑप्शन था कि मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, मालवा का पठार इस साइड आएगा, ठीक है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन था कि मध्य प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी पश्चिम मतलब ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, इस भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो हमको बताना था कि कौन सा कथन सही है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो पहला 3, 1, 3, 4। 1 क्या है कि मध्य प्रदेश में बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें दिया था कि लाल पीली मिट्टी की उर्वरा बहुत अच्छी होती है। दोस्तों लाल पीली मिट्टी जो होती है ना वो उर्वरा की दृष्टि से बहुत ही निम्न कोटि की होती है, ठीक है। हालांकि सिंचाई के साधनों के द्वारा वहां पर फसल पैदावार की जा सकती है। तो यही ऑप्शन क्या है हमारा, रॉन्ग है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे राइट है, ठीक है। इसमें क्या था कि बघेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ये करेक्ट है। फिर पूछा था कि लाल पीली मिट्टी की उर्वरा बहुत अधिक होती है, तो ये ऑप्शन राइट रॉन्ग है, ठीक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगर हम जाए इधर तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है, ठीक है, मालवा में। और लास्ट ऑप्शन था कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी ऑप्शन राइट है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, वो ये है कि निम्न में से जो कौन सी परियोजना है वो उस जिले में स्थित है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जो सिंचाई परियोजना और उनके स्थलों में, ठीक है, ये करेक्ट है। और कौन सा जो है वो उन स्थलों से, मतलब अगर आप देखें तो वो जो परियोजना है उस जगह स्थित नहीं, हमको बताना है। पहला दिया है बारना परियोजना, ठीक है, ये एक परियोजना है सिंचाई परियोजना, बारना परियोजना ये रायसेन जिले में है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बारना परियोजना रायसेन में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कोलार परियोजना, ये कहाँ पर है, सीहोर में, ठीक है, सीहोर में। कोलार परियोजना जो है वो कहाँ पर है, सीहोर में है, ठीक है। उसके बाद है सूक्ता परियोजना, ठीक है। तो सूक्ता परियोजना इसमें ऑप्शन दिया था बैतूल, ये गलत है। सूक्ता परियोजना जो है वो कहाँ पर है, खंडवा में। कहाँ पर है, खंडवा में। सूक्ता परियोजना बैतूल में नहीं है। लास्ट है पुनासा परियोजना, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, खंडवा में। किस में आता है, खंडवा में, ठीक है। तो इसमें से हमको बताना था कि कौन सा जो है वो अगर हम देखें तो मेल नहीं खाता उस स्थान से, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सूक्ता परियोजना, ठीक है, बैतूल। ये आंसर जो है वो क्या है, रॉन्ग है, बाकी सब सही है। आपको अब ये जो परियोजनाएं हैं और किस जगह स्थित है ये नाम याद रखने हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। इस बार ये पूछा हो सकता है, अगली बार ये पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि एमपीपीएससी ऐसी पेपर सेट करती है। अगला क्वेश्चन है कि अखरानी और मथवार की जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य किस नदी ने कंदराएं बनाई हैं, ठीक है। अखरानी मथवार की जो पहाड़ियां हैं मेरी तबीयत बहुत खराब है, पता है, बुखार आ रहा है, तभी तो गला अजीब सा हो गया।
तो अखरानी और मतवार की जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य किस नदी ने कंदराएं बनाई है? तो ऑप्शन में था कि चंबल नदी, सोन नदी, केन नदी और नर्मदा नदी। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन है क्या? नर्मदा, जिसे कि हम मोक्षदायिनी नदी के रूप में जानते हैं, मां नर्मदा। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है मां नर्मदा। ठीक है, मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ठीक, तो अकरानी और मतवार की जो पहाड़ियां हैं वो किस नदी, उसमें उनके मध्य बीच में किस नदी ने कंदराएं बनाई है? नर्मदा नदी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था कि बीना नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, 4 ऑप्शन थे, बेतवा, धसान, बेवस और बनास। तो जैसा कि हमको पता है कि बीना नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। किसकी है? बेतवा की। बीना नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ठीक है, मध्य प्रदेश में कुछ जिलों के नाम दिए थे और उनमें हमको बताना था कि उपरोक्त उन 4 जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन थे रतलाम, श्योपुर, उज्जैन और इंदौर। तो राइट जो आंसर है वो हमारा क्या है? श्योपुर। आप फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लेना अच्छे से, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कितना % किसका है, किसमें कमी आई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट बताऊंगी तो वो मेरा एम नहीं है। मेरा एम यहाँ पर क्या है? पीएससी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनका आपको रिवीजन कराना। ठीक है, बाकी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह है वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो निम्न में से किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? श्योपुर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनमें से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है? मध्य प्रदेश में जो वर्षा ऋतु में जो 4 जिले दिए हैं उनमें से कौन सा जिला सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन था नरसिंहपुर, मंडला, मंदसौर और छतरपुर। अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाए तो देखो, थोड़ा रफली मैप बना रही हूँ मैं। ठीक, ये ऐसे ही आपको समझने के लिए बनाया। ठीक, तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा कौन सा जिला प्राप्त करता है? 4 जिले दिए हैं, एक दिया है नरसिंहपुर। ठीक है, नरसिंहपुर, इसकी स्थिति कुछ ये होगी। फिर है मंदसौर। ठीक है, मंदसौर। फिर दिया है मंडला, यहाँ पर आएगा हमारा मंडला। और लास्ट दिया है छतरपुर। ठीक है, छतरपुर। ठीक, तो मैंने आपको बताया है कि जो दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको दिख ही गया होगा कि ऑप्शन क्या होगा हमारा? मंडला। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? मंडला। ठीक है, तो इसलिए दिया है मध्य प्रदेश में कौन सा जिला वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? मंडला। ठीक है, एक बार ये पूरा रिवीजन हो जाए ना, फिर यूनिट वाइज आपको रिवीजन कराऊंगी। ठीक है, पूरा जो 10 यूनिट है यूनिट वाइज रिवीजन, एक बार पहले 5 साल के पेपर हो जाए उसके बाद यूनिट वाइज रिवीजन चलेगा फास्ट। जैसे नीट वगैरह के जो प्रेस कोर्स होते हैं ना, जल्दी जल्दी टारगेट वाइज, तो समझ लो टारगेट वाइज जैसा रिवीजन चलेगा। ठीक, अगला है औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे। पहला था बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, फिर माल की उपलब्धता में कमी, थर्ड ऑप्शन था आर्थिक विकास में कमी, और जो हमारा 4th ऑप्शन था वो था उच्च बेरोजगारी दर। देखो प्रश्न क्या है कि औद्योगिक विकास यानी उद्योग का विकास और जो विदेशी व्यापार होता है उसमें लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट क्या होगा? ऑप्शन देखो फिर से सुनो। पहला ऑप्शन था बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। ठीक है, यानी कि कंपटीशन जो होगा वो बढ़ा हुआ इंक्रीज होगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा होगी अगर, ठीक है, तो क्या होगा? हमको लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारा यही ऑप्शन राइट हो गया, क्योंकि देखो अगले ऑप्शन क्या है? वो है माल की उपलब्धता में कमी। अब माल ही नहीं मिलेगा तो लाभ कहाँ से प्राप्त होगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन कट हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर आर्थिक विकास में कमी, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर उच्च बेरोजगारी दर, बेरोजगारी दर उच्च होगी तो लाभ कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। ठीक है, उसके बाद है
किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? आरबीआई मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में, ठीक है। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इसके बाद हम लोग 53 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श से किसी राज्य के जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके परामर्श से हाई कोर्ट के किसी भी जज को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में उसका स्थानांतरण कर सकता है, उनको शिफ्ट कर सकता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आप लोग याद रख लेना, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? अनुच्छेद 222 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है, ठीक है। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 222। 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला दिया गया था अनुच्छेद 227, 222, देन था 227, 230 एंड 237। तो हमारा राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 222, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि संविधान सभा अकेले, ये कथन है, याद रख लो, कथन से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, एमपीपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कथन किसी और एग्जाम में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एमपीपीएससी में पूछा है तो और किसी में नहीं आ सकता, किसी और में भी आ सकता है, ठीक है। तो याद रख लो, संविधान सभा जो है वो अकेले ही, कथन किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान सभा का निर्माण कर सकती है। तो कथन दिया है कि उपरोक्त कथन किसने कहा था कि जो हमारी संविधान सभा है वो अकेले ही एक स्वतंत्र संविधान सभा का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में, ठीक है, पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती। जो संविधान सभा है वो अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और वो देश की जो जनता है उसका, उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। 4 ऑप्शन थे, ठीक है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन था महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन था बी.आर. अम्बेडकर, थर्ड ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ ऑप्शन था एनी बेसेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो हमारी संविधान सभा है वो अकेले ही, ठीक है, एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और लोगों की जो इच्छा है उनका प्रतिनिधित्व भी कर सकती है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। उसके बाद आपको ये बताना है कि जो संविधान सभा जो थी, ठीक है, तो उसका हमारा जो संविधान सभा थी तो उसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, आपको बताना है, ठीक है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, उसकी पहली बैठक कब हुई थी, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। और संविधान सभा के गठन के लिए मतलब कौन सा प्लान भारत आया था, ठीक है, आपको बताना है। अगला है 55 नंबर का क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा कब प्रस्तुत किया गया, ठीक है। नेहरू ने जो